नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल आरडी ग्लोस पे। और आज हम पढ़ रहे हैं आपका नेक्स्ट अध्याय लोकतांत्रिक अधिकार, अध्याय 5। इससे पहले आपने संस्थाओं के बारे में पढ़ा, वो कैसे कार्य करती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में। तो इसका पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हैं। हमने पहले भी फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी इसके पहले वाले चैप्टर में। तो जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल में, तो 12 से 35 में है, आर्टिकल 12 से 35 में। और भाग जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है तीसरा। तो ये आप ये याद रखिएगा। अगर बात की जाए तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिए हैं, तो ये अमेरिका से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कौन से यहाँ पे आपको ये बताना है कि अधिकारों में यहाँ पे शामिल हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे शामिल है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कथन 2 है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, पहले यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 6, बी ऑप्शन है केवल 2, 3 और 4 और सी ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, 4 और 5। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सी आंसर सही होना चाहिए। जो आपका ये छठा है, ये संपत्ति का अधिकार, ये पहले मूल अधिकारों में शामिल था, मौलिक अधिकारों में शामिल था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। बिल्कुल आपका सी आंसर यहाँ पे सही है। 44 से संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य सभी अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। तो आपके 5 मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, जो छठे थे पहले, लेकिन ये 44 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, इसके द्वारा इसे हटा दिया जाता है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, जो आर्टिकल 300A में है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सम्मिलित हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कथन 2 शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। कथन 3 देश में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार। कथन 4 कोई भी काम धंधे का करने व पेशा चुनने का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में कौन से अधिकार शामिल है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे केवल 1, ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है 1, 2 और 4 और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी आपके सही है, लेकिन यहाँ पे आपको राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट कुछ सेंसरशिप लगी हुई है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंसरशिप का मतलब होता है कि मतलब एक लिमिटेशन। देखिए, अगर यहाँ पे आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सम्मेलन ऐसे उसमें करी जाए जो कि भड़काऊ भाषण हो, तो ऐसे सम्मेलन आप नहीं कर सकते। देश में कहीं भी आने जाने व बसने का अधिकार, अगर आपको ये राइट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया की पार्लियामेंट में जाओ और वहाँ पे प्लॉट लो और वहाँ पे रहने लग जाओ। तो इसकी ये सेंसरशिप है कि एक लिमिटेशन होनी चाहिए आपको। जैसे इसमें आता है आपका कोई भी काम धंधा करने व पेशा चुनने का अधिकार, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कल को ड्रग्स का धंधा करने लग जाओ या फिर कुछ भी इलीगल बंदूकें बेचने शुरू कर दो। तो ये कुछ सेंसरशिप लगी हुई है, एक लिमिटेशन लगी हुई है कि इससे ऊपर आप नहीं जाओगे। आप कोई भी काम धंधा करोगे तो ऐसा करोगे कि जो कानून के अंतर्गत आता हो, जो कानून के बाहर ना जाता हो। ठीक है, तो एक लिमिटेशन, एक सेंसरशिप है इनके अगेंस्ट। व्याख्या। देश के सभी नागरिकों को संपूर्ण भारत में कहीं भी रहने, बसने व घूमने का अधिकार है, लेकिन कोई भी अपनी स्वतंत्रता का ऐसा प्रयोग नहीं कर सकता
जिससे किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे भी आप स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। जैसे आपको कोई भी सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया, तो आप जो डीजे है वो बहुत तेज वॉल्यूम में नहीं बजा सकते जिससे आपके पड़ोसी को दिक्कत हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। कथन 2, दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है सी, 1 और 2 ये दोनों ही आपके सत्य हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार क्या होता है कि दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। क्या आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करके ही सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। क्वेश्चन 4, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है। कथन 2, दोषी सिद्ध हुए नागरिक को कानूनी अधिकार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन आपके सत्य हैं। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना ही 2। इसका जो आंसर है वो है बी। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी नागरिकों को बिना हिंसा के जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने तथा जुलूस निकालने का अधिकार है, किंतु ये सब किसी षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, इसलिए कथन 1 गलत है। दोषी सिद्ध हुए नागरिक को न्यायालय द्वारा सजा के माध्यम से उसकी स्वतंत्रता या जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध। कथन 2, किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध। कथन 3, बंधुआ मजदूरी पर रोक। कथन 4, बाल मजदूरी पर रोक। और कथन 5, शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे शोषण के अधिकार के संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम, इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पे सही होंगे। ए है केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, सी ऑप्शन है 1 और 5, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी, केवल 1, 2, 3 और 4। शिक्षा का अधिकार को हम कर सकते हैं, ये शोषण का अधिकार नहीं है कि आपको अगर टीचर ज़बरदस्ती मारता है पढ़ाई के लिए तो ये शोषण का अधिकार नहीं है, ये एक अलग चीज़ हो गई। बाकी 3 अगर इन चारों में से कुछ भी होता है तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को कथन 1, धार्मिक कामकाजों के प्रबंध का अधिकार है। कथन 2, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। कथन 3, प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है। 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, 1 और 2, 1 और 2। प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत कथन है।
धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, साथ ही धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका अधिकार है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है। धार्मिक प्रचार प्रसार के अधिकार का मतलब है किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर व अन्य तरीकों के माध्यम से उससे धर्म परिवर्तन कराना नहीं है। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। निसंदेह व्यक्ति को अपनी इच्छा से ही धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। कोई भी धर्म मानने व उसके अनुसार या आचरण करने का यह अर्थ नहीं कि किसी व्यक्ति, देवता या कथित अदृश्य शक्ति को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि दे सकता है। ऐसा होने की स्थिति में उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी, ये सज़ा का पात्र होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है। कथन 2, सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। कथन 3, किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। केवल एक, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है 1 और 3, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी। ये सभी कथन आपके सत्य हैं। ये धार्मिक अधिकारों के संबंध में दिए कथन, ठीक है, तो ये सभी कथन आपके सत्य हैं। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब है किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है। सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान में, देखिए यहाँ पे प्राइवेट की बात कही है, निजी संस्था द्वारा, ठीक है, धार्मिक किसी भी प्राइवेट या किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं को अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है। कथन 2, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है। अधिकार नहीं है, माफ कीजिएगा, अधिकार नहीं है। यहाँ पे बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो इसका आंसर भी ये होगा, आपका पहला कथन जो है यहाँ पे सही है, दूसरा कथन गलत है। व्याख्या, भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। इसलिए आपका कथन 1 सही है। संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक शैक्षिक संस्थान जहाँ शिक्षा प्रदान की जाती हो स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है। इसलिए कथन 2 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। कथन 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा व हृदय माना है।
तो ये संवैधानिक जो उपचार है आपका, एक कौन से उसमें आते हैं आर्टिकल में, तो ये आते हैं आपके आर्टिकल 22 में। इसमें 6 रीड दी गई जाती हैं आपकी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से आपका कौन से कथन यहाँ पे सही है, तो ये दोनों कथन आपके सही होंगे, सी आंसर है इसका। संविधान उपचारों के अधिकार के जरिए हमें अधिकारों में होने वाले कटौती, हनन के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं व न्यायालय में शिकायत कर उसे रोक लगवा सकते हैं। जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा या कटौती की जाएगी तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये राइट्स हमें देता है आर्टिकल 32, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस आयोग का जो गठन है वो 1993 में किया गया। कथन 2, आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारों या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है। कथन 3, यह आयोग देश के मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। कथन 4, आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से स्वयं न्यायालय में अपील कर सकता है। और कथन 5, यह किसी भी अदालत की चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से कथन असत्य हैं, तो गलत कथन। तो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़िएगा सत्य और असत्य को। इसमें असत्य पूछा गया है और सत्य पूछा गया है, तो काफ़ी लोग गलत कर देते हैं इस चीज़ को, तो आप ढंग से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है हमारा केवल 1, बी ऑप्शन है 1, 2 और 4, सी ऑप्शन है 1, 2, 4 और 5, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कथन आपके असत्य हैं। माफ़ कीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये सभी कथन आपके सही हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1993 में की गई थी। व्याख्या, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही है। इस आयोग का जो गठन है वो 1993 में किया गया। यह आयोग भी न्यायपालिका की तरह सरकार से स्वतंत्र होता है। आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है। यह आयोग देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से स्वयं न्यायालय में अपील करता है। यह किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है, किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है, किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, किसी भी जेल में जांच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। नोट, जुलाई 2019 में दोनों सदनों से पारित होने के बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है 1, कानूनी अधिकार, बी, संवैधानिक अधिकार, सी, मौलिक अधिकार और डी है संविधानात्मक अधिकार। इससे पहले हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों से इसे हटा दिया गया, ठीक है, और कानूनी अधिकार एक बना दिया गया जो है आपका 368 में। एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, ये देख लीजिएगा। तो ये कानूनी अधिकार बना दिया गया था, इतना तो याद है। ये देखिए, ये आंसर है आपका कानूनी अधिकार। संविधान लागू होने के पश्चात समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन 44 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 300A जोड़ा गया, जिसके तहत अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। तो किस आर्टिकल में? 300A में। 368 में आपका अमेंडमेंट की प्रक्रिया दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, संविधान संशोधन की। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। युग्मों पर विचार करें। प्रतिज्ञा पत्र, कानूनी बाध्यता वाले ऐसे नियम व सिद्धांत जिनके हस्तरक्षा देश समूह संधि द्वारा बाध्य हों। तो इसका आंसर ही देखते हैं हम क्या होता है। तो आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पे सुमेलित हैं और कौन से नहीं है। देखिए, समन का तो मिलता है, किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश, तो दूसरा है आपका सही है। बाकी हम देखते हैं कौन सा आपका सही हो सकता है। तो इसका जो आंसर हुआ है आपका डी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी मिलते हैं आपस में। प्रतिज्ञा पत्र, कानूनी बाध्यता वाले ऐसे नियम व सिद्धांत जिनके हस्ताक्षरकर्ता देश समूह संधि द्वारा बाध्य होते हैं। समन, किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश होता है। रिट, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश। एमनेस्टी, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एमनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ए है शैक्षिक और संस्कृति का अधिकार, बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी है समानता का अधिकार और डी है काम पाने का अधिकार। तो काम पाने का अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होता है, बाकी तीनों आपके फंडामेंटल राइट्स है। तो डी इसका सही आंसर है। ये आपके नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इसे हम व्याख्या में पढ़ते हैं। बाकी व्याख्या, काम पाने का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, एक तत्वों में से एक है, अतः मौलिक अधिकार नहीं है। अन्य सभी मौलिक अधिकार हैं। नोट, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। तो आप याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये अमेरिका से लिए गए हैं। प्रेरित है मतलब जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्टिंग में बनता है 1940, जब इसकी प्रक्रिया चल रही होती है, तो ये सभी देश आज़ाद हो चुके होते हैं। आपका अमेरिका हो गया, आयरलैंड हो गया, तो वहाँ से प्रेरणा लेकर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें ऐड की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किनको अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। कथन 1, अधिकार व्यक्ति के समाज के प्रति दावा है। कथन 2, अधिकार व्यक्ति का कर्तव्य बोध है। 30, अधिकार व्यक्ति पर युक्त निर्बंधन है। कथन 4, अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। इसका जो आंसर है वो है सी, 1 और 4। अधिकार जो है व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है और ये अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फ़ोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में से कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है। निजता का अधिकार, बी ऑप्शन है समानता का अधिकार, डी सी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे निजता के अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन होगा। ए आंसर इसका सही है। निजता के अधिकार के कारण किसी व्यक्ति के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती है और ना ही फ़ोन टैप किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आखिरी क्वेश्चन था, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे आपका। नेक्स्ट से पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की पुस्तक पढ़ेंगे। अब हम आपके 9th क्लास की ख़त्म हो जाती है यहाँ पे एनसीईआरटी, और फिर 10th क्लास में शुरू होगा। यह है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्दी मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ और एक न्यू बुक के साथ। थैंक यू।